आज के ज़माने में शुगर सिर्फ आपकी चाय में नहीं बल्कि हर दूसरे शख्स के ब्लड में है। पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। इस वक्त अगर नज़र लगाया जाए तो पाकिस्तान में 30 मिलियन से ऊपर लोग हैं जिनको शुगर का शिकार हैं। सर, बेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी कौन सी हो सकती हैं जिससे हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट करें? अगर आपका वज़न ज़्यादा हुआ है, आपका जो बॉडी है वो एक नॉर्मल BMI से रेज़ कर गई है, तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि बॉडी बिकम्स लाइक अ मैग्नेट एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग डिजीज़ेज़। ऑब्वियसली अगर आपका BMI ज़्यादा है तो ये वेट जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके डायबिटीज़ के ऑनसेट होने में भी, और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसके कंट्रोल होने में। इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी में जब हाइपोग्लाइसीमिया चल रहा हो तो उसका बेबी पे क्या इफेक्ट होता है? साउथ एशिया कल्चर है, हम बचपन से गंदम की रोटी खा रहे हैं इन एनी फॉर्म या डबल रोटी, या अब हम उसको एकदम कह दें कि आपने नहीं खानी है, एक इट्स स्ट्रेस। तो आप लेकिन ये बताएं कि स्मार्टली खानी है। लेट से एक पेशेंट 2 रोटी खाता था, आप उसको कहते हैं एक खा लें, उसकी मिकदार कम कर दी जाए, पोर्शन कम कर दिया जाए, आटा इस तरह का बीच में मिक्स कर लिया जाए। मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, लेकिन वंस कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ जाती हैं तो डायबिटीज़ उस टाइम पे रिवर्सिबल नहीं है। स्टीविया इज़ अ नेचुरल स्वीटनर जो कि आपकी बॉडी में जाता है, आपकी ज़ुबान पे उसका मीठा टेस्ट आता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। यानी हम खाना खाते हैं ना, मीठी चीज़ हमें टेस्ट के लिए चाहिए, तो आपको मीठा टेस्ट भी मिल गया और उसने आपके शुगर लेवल को स्पाइक अप भी नहीं किया। एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैंने तो शुगर खाई नहीं, सारी ज़िंदगी बचपन में भी मैं इतनी नहीं खाता होता, तो उसके बावजूद भी मुझे शुगर हो गई है, क्यों? पाकिस्तान में हर 3 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। जब मसला इतना बड़ा है तो हमने सोचा इस पे डिस्कस कर लिया जाए। आज थोड़ी सी हमारी टॉक थोड़ी फ़न से हट के थोड़ी बहुत सीरियस होगी, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह आज की पॉडकास्ट के बाद। तो वेलकम करते हैं मैं अपने गेस्ट को, डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर काशिफ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और पिछले 17 साल से डायबिटिक लोगों को रिवर्सल में हेल्प कर रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम की एक्सपर्ट डॉक्टर अलमीना। डॉक्टर अलमीना मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, तो आज थोड़ी सी इनके साथ डाइट से रिलेटेड मज़ीद बात कर ली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। शुगर का वर्ड तो हमने बहुत ज़्यादा सुना है, हर दूसरे बंदे को शुगर 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 कहा जाता है। तो जब मसला इतना बड़ा है तो मैंने सोचा कि इसके पीछे उनकी साइकी भी तो अफेक्ट होती होगी, उनकी मेंटल हेल्थ कितनी अफेक्ट होती होगी। तो सर आप मुझे इस बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। एक बंदा जिसको डायबिटीज़ का पता चल जाता है, उसके माइंड में सिर्फ यही आता है कि अब मुझे दवाइयों पे रहना है, अब मुझे हर वक्त टेस्टिंग कराती रहनी है, मेरी शुगर हाई ना हो जाए, लो ना हो जाए, मुझे ये नहीं खाना, लाइक मुझे ये खाना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, ये एहतियात करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा ऐसा मसला हो जाता है। तो कितने ऐसे लोग होते हैं जो जिनकी मेंटल हेल्थ इस हद तक डिस्टर्ब होती है कि वो अपनी डायबिटीज़ का रिवर्सल नहीं कर पाते? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इंट्रोडक्शन आपने बिल्कुल ठीक दिया। डायबिटीज़ आजकल हम कहते हैं ग्लोबल पेंडेमिक बन गई है, और एक साइलेंट किलर तो ये है ही, अलामतें बहुत लेट बताती है, और जब इतनी ज़्यादा कॉमन है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ प्रिवेलेंस पाकिस्तान में है। तो ये इशू बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वक्त अगर नज़र लगाया जाए तो पाकिस्तान में 30 मिलियन से ऊपर लोग हैं जिनको शुगर का शिकार हैं, और ये तादाद डबल से ज़्यादा हो जानी है अगले चंद सालों के अंदर अगर हमने अपनी चीज़ों को बेहतर ना किया। जो आपने बात की एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ या शुगर इट्सेल्फ तो बीमारी है ही, लेकिन जो ये साइकोलॉजिकल और मेंटल स्ट्रेस लाती है साथ में, जिसको अब हम डायबिटीज़ डिस्ट्रेस के नाम से कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं और या तो पहले से डायबिटीज़ है या उनको नई शुगर हुई है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस फॉर द डायबिटीज़, उसकी मैनेजमेंट, दवाइयाँ लेनी, मल्टीपल इंजेक्शंस, टेस्ट करवाने, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी, फिर मॉनेटरी एक एस्पेक्ट है, हर चीज़ के लिए आपको उसकी पैसों की ज़रूरत है और वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो बहुत सारे स्ट्रेसेस, और इसके अलावा ज़िंदगी के अपने स्ट्रेस तो साथ चल ही रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब पेशेंट आपके पास आए तो आप उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से डील करें, उसकी शुगर की भी कोशिश करें कि चीज़ों को उसको प्रॉपर अगर गाइड किया जाए तो बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसको ईज़िली बताया जाए कि मैनेज करने के लिए सिंपल ट्रिक्स एंड क्या हैं, किस तरह आप डाइट में छोटी सी तब्दीलियों के साथ एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। इसी तरह अगर आप रेगुलरली कुछ टाइम से अपने टेस्ट कराते रहेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। और अगर आपको किसी किस्म का स्ट्रेस मौजूद है तो क्या उसके लिए किसी दवाई की ज़रूरत है
या किसी हेल्प लेने की ज़रूरत है, कोई काउंसलिंग की ज़रूरत है, किसी से शेयर करने की ज़रूरत है, ये सारी एस्पेक्ट्स हैं जो अगर आप प्रॉपर्ली एक तरीके से गाइड करें तो स्ट्रेस लेवल जो पेशेंट का है वो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है और उसकी मैनेजमेंट काफ़ी बेहतर की जा सकती है। सर हमारे पास ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि मैं अंडर स्ट्रेस थी, तो इस वजह से भी मेरी शुगर ज़्यादा हो जाएगी। सही। क्या इसका कितना लिंक है डायबिटीज़ जी से? लिंक तो है। उसकी वजह यह है कि स्ट्रेस में बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनते हैं जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, कुछ और हार्मोन्स भी हैं और ये तमाम हार्मोन्स बॉडी में शुगर की मिकदार बढ़ाते हैं। लेकिन जब भी पेशेंट आते हैं और आपकी बात बिल्कुल सही है, आजकल तो ये काफ़ी कॉमन है, वो कहते हैं कि या तो स्ट्रेस की वजह से हो गई या स्ट्रेस से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। ये पेशेंट को समझाना ज़रूरी है कि स्ट्रेस तो शायद इस वक्त दुनिया में हर एक को है और ये हम एक्सप्लेनेशन या ये जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि शुगर कंट्रोल इसलिए नहीं है कि स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस है तो भी शुगर कंट्रोल करनी है, चाहे स्ट्रेस को मैनेज करके बेहतर तरीके से या आपको बेहतर डाइट एंड एक्सरसाइज करके या अपनी अद्वियात में तब्दीली लानी है, लेकिन शुगर को कंट्रोल ना करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो जो भी वजूहात हैं वो ज़रूर डॉक्टर से अपने शेयर करें, लेकिन उसके मुताबिक डॉक्टर आपकी दवाइयों में या आपकी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस एडवाइस करता है उसको उस पर अमल करें, तो स्ट्रेस के बावजूद भी आप अपनी शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सर डायबिटीज़ से रिलेटेड मैं ये पूछना चाहूँगी कि डायबिटीज़ क्या है? जी देखिए, डायबिटीज़ का मतलब ये है कि जिस्म में शुगर की मिकदार एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डायबिटीज़ यानी कि शुगर कहते हैं। ये मिकदार कितनी है ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और सिंपल ब्लड टेस्ट से चेक की जा सकती है। अगर खाली पेट शुगर कहें तो 126 यानी 126 मिलीग्राम से ज़्यादा आ रही हो, या किसी भी वक्त आपने पेट भरा हुआ है या आप खाली पेट नहीं हैं, तो शुगर अगर आपकी 200 से ऊपर आ रही है और आपको हाई शुगर की अलामतें भी आ रही हैं, तो ये डायग्नोज के लिए काफ़ी है। इसी के साथ जो गोल्ड स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं वो HbA1c टेस्ट है, जो 3 माह की जिस्म में शुगर की मिकदार बता देता है। अगर ये 6.5 से ऊपर आ रहा है तो ये भी डायग्नोसिस के लिए काफ़ी है। ये बात भी ज़हन में रखिए कि हर पेशेंट जिसकी शुगर डायग्नोज हो, ये ज़रूरी नहीं है कि उसको दवाई स्टार्ट की जाए। अगर शुगर बहुत ज़्यादा नहीं हो होती है तो हम इनिशियली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी कि परहेज़ और एक्सरसाइज के साथ ही पेशेंट की शुगर को मैनेज करते हैं। सर प्री डायबिटिक उसी को ही हम कहते होंगे ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो मैंने आपको वैल्यूज़ बताई हैं ये तो उनकी हैं जो डायबिटीज़ है। प्री डायबिटीज़ एक फर्दर रेंज है जो इससे कम है, यानी कि 3 माह वाला टेस्ट अगर 5.7 से लेके आपका 6.4 तक आ रहा है HbA1c, तो ये प्री डायबिटीज़ रेंज है। अब प्री डायबिटीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब जानना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अभी शुगर तो आपको नहीं हुई, लेकिन आप ख़तरे में हैं कि आपको शुगर हो सकती है और उस ख़तरे को आसानी से टाला जा सकता है। और उसको टालने के लिए अमूमन दवाई की ज़रूरत नहीं है। आप अपना परहेज़ करें और अपनी एक्सरसाइज करें। आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो उस वज़न को कम करें, तो ये ईज़िली रिवर्सिबल है और आप प्री डायबिटीज़ से नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। लेकिन दी अदर साइड भी सही है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे तो लाइकलीहुड कुछ हफ्ते या कुछ महीनों बाद आप डायबिटिक हो जाएंगे। बहुत सारा ऐसे ये आता है कि ओबेसिटी है, इस वजह से मुझे डायबिटीज़ हो गई है। इससे रिलेटेड डॉक्टर एलमीना मैं आपसे बात करना चाहूँगी। बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा हुआ है, आपका जो बॉडी है वो एक नॉर्मल BMI से रेज़ कर गई है, तो मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ कि बॉडी बिकम्स लाइक अ मैग्नेट एंड यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग डिजीज़ेज़। तो उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जितने भी हैं वो सबसे पहले आप अट्रैक्ट करोगे। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। तो ऑब्वियसली अगर आपका BMI ज़्यादा है तो ये वेट जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपके डायबिटीज़ के ऑनसेट होने में भी, और अगर डायबिटीज़ हो गई है तो उसके कंट्रोल होने में भी। सर बेस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस ऐसी कौन सी हो सकती हैं जिससे हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकें? देखिए, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन किया जाए तो 2 चीज़ें हैं। एक, आपको रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, कोई सी भी एक्सरसाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको स्विमिंग पसंद है, आप कर सकते हैं, वो कर लें। आपको साइकिलिंग पसंद है, जॉगिंग पसंद है, किसी किस्म की स्पोर्ट्स पसंद है, जो भी आपको घरेलू खातून है वो, उसके लिए कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज होंगी जो अपने बच्चों को भी साथ वो मैनेज करें, घर के खाने भी बनाएं और उसके साथ वो करें? देखिए, मैं तो उनको भी ये एडवाइस करूंगा कि अपने लिए वक्त निकालें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल ना सिर्फ
उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, बल्कि अपने बच्चों को भी इसकी आदत डालें। और अभी से अगर ये करेंगे तो बाद में वो बच्चे भी हेल्दी लाइफस्टाइल सीखेंगे, और इसके लिए वक्त निकालना एज अ फैमिली ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई बहुत ही बिजी है और कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं उनको कहता हूँ कि सिंपल वॉक की जा सकती है। और वॉक जो है वो मुश्किल काम नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइम निकाल के वॉक की जाए। यूजली रिकमेंडेड ये है 30 से 40 मिनट रोज़ाना की फ़िज़िकल एक्टिविटी की जाए, और कुछ नहीं तो वॉक। और ये अगर कोई बहुत बिजी है तो वो 10-10 मिनट करके कर सकता है, सुबह नाश्ते के साथ, या सुबह जब भी टाइम फ्री है वो 10 मिनट कर ले। घर के अंदर वॉक की जा सकती है, 2 कमरों में वॉक की जा सकती है, ऑफिस में बैठे हुए थोड़ी सी चहलकदमी की जा सकती है। और आप अपना घड़ी पे ज़रूर टाइम नोट करें, क्योंकि 24 घंटे में डेडिकेटेड एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ वॉक कर ले तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। और ये आई थिंक कोई भी कितना ही बिजी क्यों ना हो या किसी भी जॉब में हो, ये 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, स्पेशली जब एक टाइम पे इकट्ठे टाइम ज़रूरी नहीं, तो उसको डिवाइड करके ये सुबह और शाम में मिला के ईजिली टाइम निकाला जा सकता है। मेरे भी माइंड में यही चीज़ आती होती थी कि जिस टाइम पे 30 मिनट्स की वॉक आती है, मैं कैसे अपना आधा घंटा निकाल के वॉक करूँ। तो हम उसे डिवाइडेड कर सकते हैं कि 10 मिनट एक टाइम पे दे दिए, फिर 10 मिनट दे दिए, फिर 10 मिनट दे दिए, बिल्कुल, यूँ करके आप अपना पूरा। इसमें सर मेरा भी एक सवाल है कि ये जो नीट होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, तो क्या इसको भी वॉक में कंसिडर कर सकते हैं हम, या फिर डेडिकेटेड होना पड़ेगा वॉक के लिए आपको? जी बिल्कुल सही बात है। इस पे कुछ डाटा ज़रूर मौजूद है जो बताता ये है कि ये सब्स्टिट्यूट ऑफ वॉक किया जा सकता है। आप रैपिड फिज़िकल एक्टिविटी चंद मिनट की करके उसकी जगह पूरी की जा सकती है। लेकिन अगर अब मुझसे आप पूछेंगी तो इस वक्त की जो मौजूदा गाइडलाइंस जो हम फॉलो करते हैं दुनिया भर में, उसमें इस वक्त फ़िज़िकल एक्टिविटी ही को कहा गया है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए, जिसमें जो जैसे मैंने कहा कि किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी आधे घंटे से 1 घंटे की अगर हो जाए तो वो रोज़ाना तो बहुत अच्छा है। और उन पेशेंट्स में एक और ऑप्शन भी है, अगर ड्यूरिंग द वीक नहीं कर सके तो वीकेंड पे अमूमन छुट्टी होती है, या हफ्ते में कोई ना कोई छुट्टी तो ज़रूर होती है, तो वो 1 या 2 दिन में वो कमी पूरी की जा सकती है। तो उस दिन 1-1.5 घंटे की फ़िज़िकल एक्टिविटी कर ली जाए तो वो काफ़ी हद तक पूरे वीक, क्योंकि हमारे अभी रिसेंटली जहाँ हम गए हुए थे वहाँ पे यही एक पर्सन का क्वेश्चन था कि मैं पिछले डेढ़ घंटा मैंने वॉक किया, उसके बाद इतना थक गया हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा वो जो गोल है वो अचीव हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा या किस है। उसके आपने बहुत अच्छी बात की कि कोई बात नहीं, आप वीकेंड पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब मेरा ना अलमीना आपसे ये पूछना है कि आप मोस्ट कॉमनली क्या चीज़ देखते होते हैं? जैसे मैंने एक मिथ है कि करेले आप खाते हो तो आपकी शुगर कम हो जाती है, इसका कितना लिंक है? देखिए बहुत सारे मिथ्स हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स का नाम आपने सुना होगा। तो ग्लाइसीमिक इंडेक्स इज़ बेसिकली कि आपने कोई भी फूड खाया है और उस फूड ने आपके शुगर लेवल को कितना राइज़ किया है, वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिफरेंट फूड्स का डिफ़र करता है। वो डेफिनेटली करेले का कम है, और अगर आप उसकी जगह पे डेट्स खा लेंगे या मैंगो खा लेंगे तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो वो आपके शुगर लेवल को स्पाइक अप कर देगा। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक डाइट चार्ट कस्टमाइज़ करवाए जिसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के ऑप्शंस उसके पास मौजूद हों। ये बड़ा कॉमनली देखा गया सर कि डायबिटिक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मतलब टोटली अंडरस्टैंडेबल कि डॉक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड होते हैं, तो वो सब कुछ बंद करा देते हैं कि सारे फ्रूट्स बंद हैं आपके, सारा कुछ ये मीठे ये सब कुछ बंद करा देते हैं। तो वो मुझे लगता है कि पेशेंट को वो जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो इस वजह से भी आता है कि मुझे सब बंद कर दिया, मतलब ऐसे भी क्या गुनाह हो गया मुझसे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए जिस हमने पहले बात की कि स्ट्रेस को मैनेजमेंट, जिस आप एक्सरसाइज का बताया कि इतना स्ट्रेस नहीं बनाना, उसको आप डिवाइड कर लें, बहुत सारी ऑप्शंस है, वीकेंड पे कर लें। इसी तरह डाइट के लिए भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस पे पेशेंट को बताना ज़रूरी है कि देखिए कुछ चीज़ें हैं जो खानी है, और ये चीज़ें ये तो नहीं कि वो फॉरबिडन हो गई, आप नहीं खा सकते। Exactly. खा सकते हैं लेकिन स्मार्टली खानी है। जैसे कि हमारी टीम का नाम है डॉक्टर स्मार्ट, तो इसलिए खाने में भी इफ़ यू ईट स्मार्टली तो यू कैन ईट एनीथिंग। लेकिन अब वो स्मार्ट कैसे खानी है, ये या तो डॉक्टर या बेहतर है कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो आपको गाइड कर सकते हैं कि आप कितनी मिकदार में क्या चीज़ खा सकते हैं, उसकी जगह क्या चीज़ यूज़ की जा सकती है। तो मना कुछ भी नहीं है। इवन आपने अगर कुछ मीठा लेना है, कुछ मीठे फ्रूट का दिल कर रहा है, कभी कुछ चॉकलेट का दिल कर लेता है, कुछ बाहर से खाने का दिल कर रहा है, तो आपने पेशेंट को एक तो ये तसल्ली देनी है कि आप खा सकते हैं, पर खाना किस मिकदार में है, कितना है और कितना फ्रीक्वेंट है, ये एक्सपर्ट्स का काम है कि वो आपको गाइड करें कि आपने अगर कभी दिल कर रहा है कोई मैंगो खाने का तो वो कितनी मिकदार में लिया जा सकता है, कितने दिनों बाद लिया जा सकता है, बाहर से आपने खाना है तो वो कितने अरसे बाद लिया जा सकता है। और पोर्शन कंट्रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। करेक्ट, पोर्शन कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आम चीज़ों में देखिए हमारा जो स्टेपल फूड है ना, डिटेल्स देंगे, वो गंदम है।
Exactly. और दैट इज़ वेयर द मेजर प्रॉब्लम लाइज। सबसे ज़्यादा जो आम मरीजों में शुगर का बढ़ना है वो गंदम की वजह से है। अब गंदम का अगेन ये मतलब नहीं है कि कम्प्लीटली बंद कर दी जाए। एक बंदा, स्पेशली हमारा जो साउथ एशिया कल्चर है, हम बचपन से गंदम की रोटी खा रहे हैं इन एनी फॉर्म, या डबल रोटी, या अब हम उसको एकदम कह दें कि आपने नहीं खानी है, एक इट्स स्ट्रेस। तो आप लेकिन ये बताएं कि स्मार्टली खानी है। लेट्स से एक पेशेंट 2 रोटी खाता था, आप उसको कहते हैं 1 खा लें। उसकी मिकदार कम कर दी जाए, पोर्शन कम कर दिया जाए, आटा इस तरह का बीच में मिक्स कर लिया जाए, तो वो उसके लिए सस्टेनेबल भी है, उसको स्ट्रेस भी नहीं होता, और साथ हेल्दी ऑप्शंस फर्दर ऐड कर ली जाएं, तो इससे उसकी शुगर्स भी बेहतर हो जाती हैं, स्ट्रेस लेवल्स भी बेहतर रहते हैं, और उसके लिए मैनेज करना भी आसान है। स्पेसिफिक कोई स्पेशल चीज़ जाके लाना, स्पेशल डाइट बनाना, ये हमारे लिए, स्पेशली ख़वातीन के लिए भी और मर्दों के लिए तो और भी मुश्किल है कि वो घर में ये खुद तैयार करें। तो उसी नॉर्मल खाने को कैसे स्मार्टली एडजस्ट किया जा सकता है, जो कोई भी अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट बड़ा ईजिली गाइड करके आपको ये बता सकता है। एक बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैंने तो शुगर खाई नहीं, सारी ज़िंदगी बचपन में भी मैं इतनी नहीं खाता होता, तो उसके बावजूद भी मुझे शुगर हो गई है, क्यों? बिल्कुल सही बात है। देखिए, ये पेशेंट को बताना है कि जो शुगर है वो शुगर नहीं है जो चीनी हमें नज़र आ रही होती है। और ये मरीज़ आके कई बार शुगर के मरीज़ भी कहते हैं कि हमने तो डॉक्टर साहब शुगर खानी बंद कर दिया, हम बिल्कुल चीनी नहीं लेते। तो जैसे मैंने कहा उनको ये बात, जब आप पूछते हैं अच्छा आप रोटी कितनी खाते हैं दिन में, तो वो बताएंगे हम एक टाइम में 3 रोटियां खा रहे हैं। तो फिर उनको जब हम बताएंगे कि आप एक जो रोटी खा रहे हैं उसमें तकरीबन 3 से 4 चम्मच चीनी, और अगर बड़ी रोटी है तो 6 से 8 चम्मच चीनी एक रोटी के अंदर है, तो अगर उसी को हिसाब कर लिया जाए तो वो दिन की कोई 30, 40, 50 चम्मच चीनी बन जाती है। तो मजाक में कई बार मैं इन मरीजों को कहता हूँ कि आप चाय में 2 चम्मच चीनी डालें और रोटी छोड़ दें, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक मिसकॉन्सेप्ट है कि चीनी खाली चीनी नहीं है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स किस में बड़े हैं, जैसे मैंने बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट कितना है उस खाने में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर गाइडेंस के साथ और ईजिली पेशेंट समझ सकता है, ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। अच्छा अलमीना, मुझे ये बताइएगा कि जो आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनका क्या रोल है? सहर मैं बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ जो नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, जैसे कि स्टीविया इज़ वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स। और दो लोगों को उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता क्योंकि हम ज़रा वाइट शुगर के आदी हुए हैं शुरू से, बट आई वुड से कि अगर आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो यू शुड गो फॉर ऑप्शंस जो कि एटलीस्ट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो स्टीविया इज़ अ नेचुरल स्वीटनर जो कि आपकी बॉडी में जाता है, आपकी ज़ुबान पे उसका मीठा टेस्ट आता है, लेकिन वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता और वो एज इट इज़ बॉडी में से बाहर चला जाता है। तो आपको टेस्ट भी मिल गया, यानी हम खाना खाते हैं ना, मीठी चीज़ हमें टेस्ट के लिए चाहिए, तो आपको मीठा टेस्ट भी मिल गया और उसने आपके शुगर लेवल को स्पाइक अप भी नहीं किया, तो वो आई गेस दोनों काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस को देखना चाहिए और स्टीविया को एज एन अल्टरनेटिव ऐड करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब अक्सर लोग कहते हैं कि हमने चाय में चीनी के बजाय शक्कर मिला ली है या हमने गुड़ मिला लिया, और कुछ लोग तो बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके बोल देते हैं कि हमने उसमें शहद मिला दिया है। तो इधर वो चीनी है, इधर वो गुड़ है, वो ब्राउन शुगर है, वाइट शुगर है, इवन हनी है, ऑल ऑफ देम कंटेन मोर लेस सेम कैलोरीज। तो कैलोरीज उनमें सबकी सेम है, शुगर लेवल को सब स्पाइक अप करेंगे। तो बेहतर है कि आप किसी ऑल्टरनेटिव पे जाएं जो कि आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, जैसे स्टीविया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा भी ज़ाइलिटोल है और कुछ चीज़ें हैं जो कि मोंक फ्रूट है, जो कि कॉमनली पाई नहीं जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर आपको अब डायबिटीज़ है तो आपको अपने फूड के लिए सर्च करना पड़ेगा और आपको जो है ना ये वाले ऑप्शंस अपनी प्लेट में लाजमी ऐड करने पड़ेंगे। और जी मैं आपको बताता हूँ, ਜਦੋਂ मैं कम करता सी मैं तो भर भर के शक्कर डालता था और पीता था, मुझे तो कोई शुगर नहीं हुई। देखिए अब नीम साहब जो है ना, नीम साहब आपका जो लाइफस्टाइल है वो तो बड़ा डिफरेंट सा था। आप जो है वो खेती बाड़ी करते थे और आपने अपनी ऑलरेडी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की हुई थी, तो आपके जैसा अगर कोई बंदा है वो शक्कर ले रहा है तो ऐसा नहीं है कि शक्कर बुरी चीज़ है। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो आप शक्कर ले सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन है वो कहता है कि मैं ना जिम जाता था, उसके बावजूद भी मुझे शुगर हो गई है। तो भाई मैंने तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज भी ऐड की, लेकिन उसकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है। तो एक फैमिली हिस्ट्री का कितना रोल है आपकी डायबिटीज़ के? जी बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। डायबिटीज़ फैमिलीज़ में कुछ डायबिटीज़ की नौयत ऐसी है जो ज़्यादा होती है। जेनेटिकली इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ जो मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ दुनिया में वही है, तो उसमें जेनेटिक्स डू प्ले अ रोल। जहाँ तक जिम जाने की बात है, जिम जाना तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन खाली जिम जो है वो तो डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक कि अगर आप जिम जा रहे हैं लेकिन आप फिर भी खाना ज़्यादा कर रहे हैं,
आपका वेट बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, या जिम में जाके आप कुछ नहीं करते और सो स्नैप जाते बना के आ हैं रही है। तो फिर खाली जिम जाना नहीं, जिम जाके करना क्या है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, ये होलिस्टिक अप्रोच इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए। और अगर आप सारी चीज़ों को देख के चलेंगे तो फिर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं या होने से रोक सकते हैं। सर सेंट्रल ओबेसिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट इस चीज़ में Correct. बहुत रोल है। बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं कि भाई ऊपर से तो बिल्कुल स्लिम है, स्मार्ट है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत पेट बढ़ा हुआ है, तो उसमें अब वो कहते हैं कि भाई हम अच्छी खासी मुशक्कत भी कर रहे हैं, सारा वक्त इधर भाग दौड़ का काम है, स्पेशली अगर एक पोस्टमैन को कहा जाए तो वो उसका बाइक राइडर है, इस तरह का काम है, तो उसमें कितना ज़्यादा आपका वो हो जाता है ना। हालांकि हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि नहीं मेरा तो वर्क बहुत ज़्यादा है, मेरा वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, मैं सारा दिन एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, सब भी कर रहा हूँ। अलमीना मुझे ये बताइएगा कि डायबिटिक पर्सनस के लिए ऐसे कौन से चीट मील हैं जो वो कर सकते हैं कि थोड़ा सा ना उनकी जो शुगर टूथ है, स्वीट टूथ है, वो भी पूरी हो जाए। और अच्छा सहर, ऐसे है कि अगर हम फ्रूट्स की बात करें ना, तो एक डायबिटिक पेशेंट 2 फ्रूट सर्विंग्स अ डे ले सकता है, वो उसके लिए सेफ़ हैं। वेल अगेन वो डिपेंड करता है उसके BMI के ऊपर, उसके डायबिटीज़ के कंट्रोल के ऊपर। अब आजकल तो मैं बड़ी जो है ना वो कॉन्शियस हो गई हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके आपने डाइट प्लान्स नहीं बताने, बिकॉज लोग उसको एज इट इज़ फॉलो कर लेते हैं, और जो आपके डाइट प्लान्स होते हैं वो बड़े कस्टमाइज होते हैं, वो बड़े इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं। किसी का शुगर कंट्रोल कैसा है, किसी की BMI कैसा है, तो वो वन डज़ नॉट फिट फॉर ऑल। तो वैसे नॉर्मली जनरली अगर एक बंदा डायबिटिक है तो वो 2 फ्रूट्स की सर्विंग्स को एंजॉय कर सकता है, 2 लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अच्छा सर, मैं आपसे ना एक बात पूछना चाहूँगी कि आपने भी चूँकि प्रैक्टिस की है, तो यू मस्ट हैव केम अक्रॉस सम पेशेंट्स जो कि डायबिटिक होंगे, तो जब आप उनको परहेज़ बताने लगती हैं तो क्या आपने कभी उनको माल्टा या क्या क्या चीज़ें, माल्टा तो मुझे लगता है सबसे पहले बंद करा दिया जाता है, सर आप क्या समझते हैं मैंगो माल्टे का के तो बारे हम में? मैंगो का कहा जाता है कि हाफ मैंगो आप लिया करें। जब अच्छा। उनको ये बताया ना कि भाई हाफ मैंगो लेना है, तो उनके लिए बहुत लाइफ चेंजिंग सा मोमेंट होता है कि है मैंगो नहीं ले सकती है। अच्छा, माल्टे के बारे में सर क्या समझते हैं आप? अच्छा जी, ऑब्वियसली ये तो न्यूट्रिशनिस्ट बहुत डिटेल से बता सकते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें जो हम हर पेशेंट को गाइड कर सकते हैं, वो ऑब्वियसली एग्री कि कस्टमाइज प्लान हर पेशेंट का होना चाहिए। वो ये है कि सबसे पहले अगर हम फ्रूट से पहले बात कर लें तो वही सबसे ज़्यादा शुगर जो है वो गंदम में है, तो गंदम और मैदे वाली चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल किया जाए। सेकेंडली राइस है, तो राइस इन एनी फॉर्म, कई ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है, हमने उसका पानी निकाल लिया, पता नहीं क्या कुछ किया उसके साथ, तो अब शुगर खत्म हो गई, निकाल दी, स्टार्च निकाल तो वो ऐसा नहीं है। तो आप चाहे बॉइल्ड राइस लें, आप उसको पुलाव लें या बिरयानी लें, थोड़ा ही फ़र्क है। तो राइस ले सकते हैं, लेकिन यूजली हम एडवाइस करते हैं वंस अ वीक, उसको डेली ना रखा जाए। इसी तरह थर्ड ऑप्शन जो है वो फ्रूट है, जिसमें शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट स्पेशली ज़्यादा होते हैं। ब्रॉड गाइडेंस हम यही देते हैं पेशेंट को कि वो दिन में, जिस तरह के मैंने बताया, 1 या 2 फ्रूट कोई से भी ले सकते हैं। अच्छा, इस कोई से में थोड़ा सा डिटेल ये है कि अब अगर आम आप 1 या 2 खाएंगे तो वो ज़्यादा हो लो जाएगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एग्जैक्टली। तो वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में यूजली जनरली ज़्यादातर फ्रूट्स आ जाते हैं, तो वो लिए जा सकते हैं। या कोई बड़ा फ्रूट है, जैसे आजकल वाटरमेलन या तरबूज है, तो एक स्मॉल बाउल उसका लिया जा सकता है। और अगर आप कोई मील स्किप कर रहे हैं, वो मील नहीं ले रहे, तो फिर फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा की जा सकती है ड्यूरिंग दैट। इसमें ये भी ज़हन में रखना है कि फ्रूट जूसेस हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। बॉटल जूसेस तो बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो चीनी है और फ्लेवर है और कोई न्यूट्रिशन भी नहीं है। इवन द फ्रेश जूसेस भी नहीं, क्योंकि एक फ्रेश जूस का आपको द ग्लास बनाना है तो एटलीस्ट 3-4 फ्रूट आपको चाहिए, और वो फिर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप खा लें, और 1 या 2 फ्रूट या वही 1 या 2 पोर्शंस तो वो लिए जा सकते हैं। इसका क्या स्पाइक से भी है? मैं एक दफ़ा पढ़ रही थी कि शायद आपके जो फ्रूट जो जूसेस होते हैं वो एकदम से आपकी गट में जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, एकदम से स्पाइक आपकी शुगर की, ग्लूकोज की राइज करती है और फिर डाउन जाती है, तो वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ सिंपल उसका और कम्प्लेक्स कार्ब वाली बात है ना, कि सिंपल कार्ब्स आप देंगे बॉडी में, उनको कम टाइम रिक्वायर्ड है मेटाबॉलिज्म के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए, तो आप कम्प्लेक्स कार्ब्स दे रहे हैं जिसमें थोड़ा सा फाइबर है, यानी फ्रूट आपने पूरा खा लिया तो उसमें फाइबर भी कुछ ना कुछ चला गया, तो वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को स्पाइक करने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। लेकिन आपने फ्रूट जूस ले लिया तो वो तो ये एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक अप करेगा। एक पर्सन जिसका ना हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि उसका बीपी लो हो रहा है, शुगर लो हो रही है, या फिर शुगर ज़्यादा हो रही है? अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कुछ तो बड़ी टिपिकल अलामतें हैं शुगर। पहले हाई की अगर बात कर लें तो उसमें यूरिन का ज़्यादा आना, मुंह खुश्क हो जाना, प्यास लगना, थकावट हो जाना, जिस्म में दर्दें होना। लेकिन ये ज़हन में रखें कि शुगर के मरीज़ की मोस्ट कॉमन अलामत जिसकी शुगर ज़्यादा है वो थकावट है, और थकावट या फटीग ऐसी अलामत है जो शायद हर दूसरे पेशेंट में है।
या हर दूसरे शख्स में, और उसको ज़रूरी नहीं है कि डायबिटीज़ हो। इसी वजह से अक्सर औकात शुगर इनिशियली अनडायग्नोज चली जाती है और कुछ अरसे तक बाद में जाके पता चलता है, और कई बार कुछ ज़्यादा अपना खासा डैमेज भी हो जाता है बॉडी को, फिर मालूम होता है कि उस शख्स को शुगर है। तो इसलिए आपको विजिलेंट लेना चाहिए। गाइडलाइंस बताती हैं कि अगर उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपको अपना 3 माह वाला टेस्ट करा लेना सर चाहिए। कितने टाइम के बाद मैं चाहूँगी कि अपना ये टेस्ट रिपीट करूँ, लाइक एवरी ईयर, एवरी थ्राइस ईयर? यस, एग्जैक्टली। जिस तरह मैंने कहा कि अगर 35 ईयर से ऊपर है तो हर पेशेंट को अपना HbA1c कराना चाहिए, और अगर वो नॉर्मल है देन एवरी 3 ईयर्स इसको रिपीट कर लेना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, आपको कुछ अलामतें हो रही हैं, तो फिर आपको जल्दी ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो रही। तो एक सिंपल से टेस्ट से आप ये डायग्नोज कर सकते हैं और अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो जो टिपिकल अलामतें हैं ना, वो अमूमन लेट जाके आती हैं। सिमिलरली जो अगला सवाल था कि लो शुगर की क्या अलामत है, तो उसमें अलामतें ये हैं कि दिल का घट जाना, थोड़ी सी गनूदगी फ़ील होना, घबराहट फ़ील होना, पसीने ठंडे आना, आंखों के आगे अंधेरा सा महसूस होना, या कई बार ज़्यादा हो तो गनूदगी आ जाना, ये सारी लो शुगर की अलामतें हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैच ये है कि हमारे यहाँ अक्सर मरीज़ ऐसे हैं जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती है, जो डायबिटिक नॉन पेशेंट्स हैं। अब कंट्रोल नहीं है, और जब आपने उनको समझाया या दवाई शुरू की या डाइट अच्छी की, तो उनकी शुगर जो लेट से अगर 200 या 300 पे चल रही थी एवरेज, वो 100 या 150 पे आई, तो ये तमाम अलामतें उस पेशेंट में हो सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जब ऐसे होता है तो वो कहते हैं शुगर लो हो गई, और वो कुछ मीठा खा लेते हैं। तो ये पेशेंट को काउंसिल करना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी ऐसी अलामतें आएँ, चाहे हाई शुगर की या लो शुगर की, अपनी शुगर चेक करें, ये तसल्ली करें कि क्या शुगर लो है। और लो शुगर होती है 70 से कम, 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से अगर कम आ रही है तो वो लो शुगर है, फिर ज़रूर मीठा खाना है आपने। लेकिन अगर आप देख रहे हैं और शुगर आपकी 100 आ रही है, 90 है, 120 है या 150 है, अलामतें आपको हो रही हैं, तो वो लो नहीं है, ये रिलेटिव हाइपोग्लाइसीमिया आपको परसीव हो रहा है बिकॉज बॉडी यूज टू है हाई शुगर्स की। तो ये मरीज़ को समझाना है कि उस हालत में आपने बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, बहुत हो गया तो 1 गिलास पानी का पी लें, कुछ थोड़ा सा नमकीन ले लें और बर्दाश्त करें। ये सारी उम्र नहीं होगा, ये चंद दिन होगा, मे बी कुछ हफ्ते होगा, फिर बॉडी का आदत टूट जाएगी और वो उसको जब वाकई में महसूस होना चाहिए तब ये अलामतें आएंगी। तो ये ज़रूर पेशेंट को गाइड करना चाहिए कि जब भी अलामतें आएँ तो अपनी शुगर चेक करें। अब मुझे डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो कट ऑफ लिमिट क्या होगी कि 50 से कम मेरी होनी चाहिए तो फिर हाइपोग्लाइसीमिया होगा, या मेरे लिए भी वही है कि 70 mg पर डेसीलीटर से कम है तो फिर मैं कह रही हूँ कि हाइपोग्लाइसीमिया की जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि 70 से कम हो। फीमेल्स में कई बार 70 से नीचे भी आ जाती है और विदाउट एनी प्रॉब्लम वैसे भी आ जाती है। जैसे मैंने कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया एक टोटली डिफरेंट फील्ड है, एक डायग्नोसिस फ़र्क है, उसकी वजूहत भी फ़र्क है। तो अगर ऐसी अलामतें हो रही हैं और आप घर में चेक कर रहे हैं, आपकी शुगर 70 से कम जा रही है, तो फिर आप ज़रूर जाके डॉक्टर को चेक करवाएं। फिर वो आपका वर्कअप करेगा, कुछ टेस्ट होते हैं देखने के लिए कि क्यों कम हो रही है, और फिर उसकी डायग्नोज किया जा सकता है अगर वाकई में कोई प्रॉब्लम है, और उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी में जब हाइपोग्लाइसीमिया चल रहा हो तो उसका बेबी पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा, प्रेगनेंसी में हाइपोग्लाइसीमिया यूजुअली तो अगर हो रहा है तो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उसमें हो रहा है, तो एक तो पहले तो उस हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए जो भी दवाइयों में या जो भी पेशेंट ले रहा है उसको एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर हो गया हाइपोग्लाइसीमिया तो मदर के लिए भी डेंजरस है और बेबी के लिए भी डेंजरस है। उससे हाइपॉक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन और खून की कमी हो सकती है, खुदा न खास्ता हमल ज़ाया होने का ख़तरा होता है, या मदर के लिए अगर ज़्यादा बहुत लो हो रही है तो कई बार सीजर्स यानी फिट्स पड़ सकते हैं। ये सारी बड़ी डेंजरस कंडीशन है। हम लोग अमूमन जो शुगर को ट्रीट कर रहे होते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया से कभी इतने खौफज़दा नहीं होते जितना हाइपोग्लाइसीमिया से होते हैं, और उसकी वजूहत यही है कि हम सबसे पहले जब मैनेज करते हैं पेशेंट को, अगर उसकी शुगर्स फ्लक्चुएट कर रही है तो पहला फोकस होता है कि इसका हाइपो रोका जाए, फिर हम हाइपर को ट्रीट कर रहे होते हैं। और उसकी वजह ये है कि क्योंकि हाइपो जो है वो बड़ी सर्टन और बड़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, जो हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में हो। अच्छा अलमीना, मुझे ये बताइएगा, वो जो आपका 15-15 रूल होता है एग्जैक्टली उसके बारे में? ऐसे है कि अगर कोई पेशेंट है जो कि हाइपरग्लाइसीमिक है, ठीक है, और अब उसने इंसुलिन लिया है और उसके बाद से अब उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो अब वैसे एक नॉर्मल बंदा है उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो आप उसको कुछ
मीठा खिला देंगे तो थोड़े से टाइम में उसका ब्लड शुगर लेवल राइज हो जाएगा। लेकिन अब एक बंदा ऑलरेडी डायबिटिक है और वो हाइपरग्लाइसीमिया में रहता है, तो अब अगर उसको हाइपो हो गया तो उसको मैनेज करने का एक तरीकाकार है जिसको हम 15-15 मेथड कहते हैं। 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स ओवर 15 मिनट के गैप के साथ ना, और फिर 15 मिनट के गैप के साथ आपने उसकी शुगर को चेक करना है। अगर तो वो बढ़ रही है तो फिर आप ऐसा नहीं है कि एकदम से उसको बहुत सारा कुछ खिला देना है। तो आपने एक सर्विंग 15 ग्राम्स एक सर्विंग होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो आपने एक सर्विंग सिंपल कार्ब्स की उसको देनी है, विच कुड बी अ जूस या कोई भी इस तरह की चीज़ आप उसको दे सकते हैं। बेहतर हो जाता है कि कोई आप सिंपल कार्ब में कोई जूस या इस तरह की चीज़ दी जाए जो कि ज़्यादा उसको ब्रेक डाउन का टाइम ज़्यादा ना लगे और वो जल्दी से शुगर लेवल को ऊपर कर दे। लेकिन उसमें आपको बड़ा कॉशियस होना होता है कि हाइपो से प्रिवेंट करते करते पेशेंट को हाइपर में नहीं ले जाना आपने। तो वहाँ पे वो 15-15 ग्राम का जो मेथड है वो आपने करना होता है कि 15 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स ओवर 15 मिनट के गैप के साथ, और ये आपने रिपीट करनी होती है 2-3 दफ़ा जब तक पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हो जाता। तो इसमें मैं ज़रा ऐड कर दूं, बिल्कुल जिस तरह बिल्कुल सही बताया कि इसी तरह ही 15 रूल है। अब पेशेंट्स को, कॉमन पेशेंट को हम क्या बताएंगे 15 ग्राम्स क्या है और व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो बेस्ट ऑप्शन तो ये है कि जैसा नीना ने बताया भी कि जूस, हाफ अ ग्लास ऑफ जूस या हाफ अ ग्लास ऑफ रेगुलर कोल्ड ड्रिंक सोडा। अब ये नहीं कि मरीज जान के शुगर लो करे कि मैंने कोई बोतल या कोक वगैरह पी लूँगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन इसीलिए है जैसे कि बताया कि हमने हाइपो भी ठीक करना है और बहुत हाइपर पे नहीं लेके जाना, तो वो जल्दी से ये ठीक भी करते हैं और बहुत ओवर शूट नहीं करता हाफ अ ग्लास। लेकिन अगर ये घर में नहीं है तो फिर जो भी मीठा है ऑब्वियसली फिर आप इसको ढूंढने नहीं जाएंगे, फिर जो भी मीठा है वो फौरन आपने लेना है और अपने उस कंडीशन से तो बहरहाल निकलना है। एग्जैक्टली, क्योंकि हाइपो जो है ना वो बड़ी डू एंड डाई सिचुएशन है, तो वहाँ पे आपको जो मिल रहा है अब आपने उसको पेशेंट को देना है, क्योंकि हाइपो जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू हाइपरग्लाइसीमिया जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अच्छा सर, मुझे अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की और सारी चीज़ों की ना, तो आपसे सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये तो बड़ा इजी काम है। ऐसे मैनेजमेंट तो बड़ी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, थोड़ा सा दवाएं ऊपर नीचे करेंगे, तो ऐसा क्यों है कि फिर भी पाकिस्तान जो है वो डायबिटीज़ में टॉप कर रहा है? पाकिस्तान जो है वो एग्जैक्टली, जी हाँ, 3rd नंबर पे हम नंबर ऑफ पेशेंट्स में हैं और टॉप हम कर रहे हैं प्रीवेलेंस में, मतलब कि हमारा हर तीसरा आपने कहा बंदा वो डायबिटीज़ का शिकार हो चुका है। अच्छा, आई थिंक इसकी एक वजूहत तो हमारा कल्चर है। हमारा देखिए, हमारे यहाँ इंटरटेनमेंट अगर आप देखें तो क्या है, वो खाना है। तो जब भी कोई खुशी मौका तो भी खाना है, खुदा खास्ता कोई गम है तब भी खाना है, कोई बर्थडे है तो भी खाना है, कोई और फंक्शन है तो भी खाना है, हमारी आउटिंग वीकेंड पे वो भी खाना है। तो हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हमने खाना ही इंजॉय करते हैं। और फिर खाने के हमारे अगर आप देखा जाए हिस्टोरिकली तो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स खाने का बहुत बड़ा पार्ट एंड पार्सल है। तो रोटी और नान के बगैर कोई खाना कंप्लीट ही नहीं होता है। दूसरी बात ये कि एज अ कल्चर आप देखें तो हमारी कौम में एक्सरसाइज का कल्चर अब कुछ बनना ज़रूर शुरू हो रहा है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो नहीं है। आप बाहर के मुल्कों में जाएं तो यूजली दे वॉक टू देयर वर्क, उनकी साइकिलिंग बहुत आप देखेंगे कॉमनली कर रहे होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे होते हैं, इससे एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो रही होती है और बचपन से बच्चों को स्पोर्ट्स स्कूल में सिखा रहे होते हैं। हमारे यहाँ स्कूल बहुत घरों में खुले हुए हैं, वहाँ जगह ही नहीं है, तो बच्चों में भी वो कॉन्सेप्ट इनकलकेट नहीं होता कि फ़िज़िकल एक्टिविटी कितनी ज़रूरी है। तो आई थिंक ये हमारी जो कल्चर है इसमें डाइट एंड एक्सरसाइज, लैक ऑफ बोथ दीज थिंग्स, ये प्रॉब्लम कर रही हैं। लेकिन टाइम के साथ होपफुली अभी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, फिटनेस का रिवाज पार्क्स में अब पहले से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जिम्स पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं, डाइट कॉन्शियस थोड़े से हो रहे हैं, लोगों को डाइट का मालूम हो रहा है, रेस्टोरेंट्स ने भी लो कैलोरी डाइट्स यूजुअली अच्छे रेस्टोरेंट्स में इंट्रोड्यूस हो चुकी है। आई थिंक ओवर मे बी नेक्स्ट 20 ईयर्स इसका हम इफेक्ट देखेंगे एंड वी होप कि पाकिस्तान का इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान नीचे आएगा और अच्छी चीज़ों में ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। कितना केक, आप अभी बर्थडे से बात हो रही थी, तो कितना केक एक डायबिटिक पर्सन खा सकती है, कितने बार? ये तो बिना बताएंगे, लेकिन अगर आपकी अपनी बर्थडे है तो आप यकीनन खा सकते हैं। अच्छा, ऐसे है कि सहर, आप जिस तरह मैंने स्टीविया की बात की है ना, तो मुझे लगता है कि वो साइकोलॉजिकल बातें हैं। अब अक्सर हम पेशेंट्स जो बड़ा अपने ख़ुद को लेके उनको थोड़ा कंसर्न है कि हमें इंजॉय भी करना है लाइफ को और हम किसी चीज़ में हम लैग बिहाइंड नहीं करना चाहते, तो आप अल्टरनेटिव स्वीटनर का अगर आपने ऑप्शन ले लिया है तो आप एक छोटा सा ले सकते हैं। एक छोटा सा आपने बर्थडे पे अगर ले लिया है वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, अगर आपने कोई एक पीस केक का ले लिया तो इट्स टोटली फाइन। लेकिन आप उसमें भी कोशिश ये करें कि आप उसमें मैदे के बजाय आप होल व्हीट का केक बना सकते हैं, या यानी कि जिसमें थोड़ा सा फाइबर का कंटेंट हो, जिसमें आपने शुगर की जगह अल्टरनेटिव स्वीटनर को ऐड किया हो, तो वो थोड़ा सा जो है वो
बेनिफिशियल होगा, लेकिन ये है कि आपने खाना एक पीस ही है, उससे ज़्यादा आपने अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है आपको। ठीक है। अच्छा सर, डॉक्टर काशिफ मुझे ये बताइएगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि हमने ना कोई फक्की होती है वो ले ली, हकीमी फक्की ले ली, हमारी जी शुगर कंट्रोल होगी। कितना एक लेवल होता है कि जहाँ तक आके आपकी वो थोड़ा टाइम के लिए वो कंट्रोल करती है, लेकिन उसके बाद एकदम से सडन राइज होता है, HbA1c आपका 14 पे पहुँच चुका होता है, उस टाइम पे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो चुकी होती हैं। जी, ये तो बहुत कॉमन देखा जा रहा होता है। एक्चुअली देखिए, मैं तो क्योंकि एक एलोपैथिक साइंस ही पढ़ता हूँ और मैं उसी के मतलब आपको बता सकता हूँ। यकीनन हिकमत या होम्योपैथिक एक अपनी उनकी इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्या वो प्रॉपर हिकमत है, क्या वो प्रॉपर जगह से मेडिसिन ले रहा है या नहीं ले रहा, और उसका क्या इफेक्ट है। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो बहुत कंडीशन ख़राब करके आते हैं। वो वक्ती तौर पे यूजुअली ये वो पेशेंट्स होते हैं जो या तो बहुत दवाइयों से बच रहे होते हैं या मेजॉरिटी इंसुलिन से डर के वो भाग जाते हैं जब डॉक्टर उनको कहता है, और वो फिर जाके इस तरह के नुस्खों पे जाते हैं, और फिर वो अनफॉर्चुनेटली उस कंडीशन में आते हैं जब वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे होते हैं, या वो अपने गुर्दे डैमेज करके आ रहे होते हैं, या उनको पैरों पे ऐसे ज़ख्म आ चुके होते हैं जो खुदा न खास्ता पैरों को काटने की नौबत आ रही होती है, या कोई फालिज या कोई दिल का, ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ करा चुके होते हैं। और शुगर का प्रॉब्लम ही ये है कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर आपने भी ज़िंदगी में फालिज के मरीज़ भी देखे हैं, हार्ट के पेशेंट्स भी देखे हैं, गुर्दों वाले भी, वो नॉर्मल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। मतलब हम ये कह रहे हैं कि डायबिटीज़ इज़ रिवर्सिबल, लेकिन वंस कॉम्प्लिकेशंस आपकी आ जाती हैं तो डायबिटीज़ उस टाइम पे रिवर्सिबल नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। डायबिटीज़ रिवर्सिबल बिल्कुल है, और ये एक नया कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ, और ये बेसिकली रिसर्च बेस्ड था। वो रिसर्च स्टिल इट्स गोइंग ऑन अप टू 6 ईयर्स। अब तो ये डाटा बताता है कि जिसकी तशखीस हुई शुगर की और उसका वज़न ज़्यादा था, और अगर वो अपना वज़न कम कर ले और तकरीबन 15%, लाइक अगर कोई 100 kg का था और वो 85 पे आ जाए विद इन अप टू 6 ईयर्स कर ले, तो उसमें 88% या इससे भी ज़्यादा चांस है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है। रिवर्स हम तब कहते हैं कि शुगर जो HbA1c है वो आपका नॉर्मल रेंज में आ जाए, आपको शुगर के लिए कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई इंसुलिन किसी की ज़रूरत ना पड़े, तो ये रिवर्सिबल ऑफ डायबिटीज़ है। लेकिन ये रिवर्सिबल तब तक ही है जब तक आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें। अगर आपने एक बार शुगर अपनी ख़त्म कर ली और फिर से आपने ज़्यादा खाए और फिर से अपना वज़न बढ़ा लिया, तो दोबारा से शुगर आ जाएगी। अच्छा, एक पर्सन है जिसका ना HbA1c 6.5 पे आ गया, अब वो एक ऐसी रेंज पे आ गया जो, हाँ वो प्री डायबिटिक है, उस टाइम पे अगर वो ओरल मेडिसिन ले रहा है तो वो उसे चेंज कर देनी चाहिए, या उसको उसी मेडिसिन ही कंट्रोल की वजह से वो जो है ना 6.5 आपका HbA1c रह रहा है? जी बिल्कुल। एज वी से कि डायबिटीज़ की हर ट्रीटमेंट जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड है। ये उस पेशेंट के हिसाब से कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका वेट क्या है, फिजिकल एक्टिविटी क्या है, 6.5 पे अब वो कैसे कितनी दवाइयों के साथ मेंटेन है, क्या वो 4 दवाइयाँ खा रहा है तब 6.5 है, एक दवाई खा रहा है किस मिकदार में खा रहा है तब 6.5 है। तो ये सारी चीज़ें इस डिसीजन मेकिंग में आएंगी। तो अगर तो मरीज़ है सिर्फ एक दवाई पे था है, अब आ गया है और बड़ी अच्छा लाइफस्टाइल है, तो यस दवाई रोकी जा सकती है। और लेकिन अगर मरीज़ है वो 4 दवाइयाँ खा रहा है और अब उसका 6.5 है और शुगर भी उसकी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, आपने जो ही दवाई रोकी तो वो HbA1c और तेज़ दोबारा से बढ़ जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स में फिर हम दवाई नहीं रोकेंगे। क्या हर ऐसा पर्सन जिसको डायबिटीज़ होती है उसको इंसुलिन लगवाना ज़रूरी हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दुनिया में 90-95% जो पूरी डायबिटीज़ है उसमें से टाइप 2 डायबिटीज़ 90 to 95% है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो मेडिसिन से ट्रीट होते हैं। इंसुलिन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और बहुत लेट ज़रूरत पड़ती है, पड़ जाती है लेकिन अमूमन पहले 10 साल तो नहीं पड़ती, और फिर उसके बाद कुछ क्योंकि वक्त के साथ इंसुलिन बॉडी में कम हो रही होती है, और फिर जब इस नौयत पे आ जाए कि बिल्कुल ही इंसुलिन नहीं बन रही, तो हाँ उस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत भी आ जाती है। लेकिन ये लेटर ऑन, यूजुअली एवरेज 10 ईयर्स, कई मरीज़ 20 साल भी बगैर इंसुलिन के चले जाते हैं, कुछ जल्दी भी आ जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं प्री डायबिटिक हूँ, मुझे पहला तो ये है कि अपनी प्री डायबिटिक रेंज को कंट्रोल इस तरह से करना है कि मैं दोबारा से नॉर्मल पर्सन हूँ, 5.7 से मेरा लेस हो जाए। इन केस मुझे डायबिटीज़ है तो मुझे अपना HbA1c 6.5 लेवल तक कंट्रोल में रख के उसके बाद सिंगल मेडिसिन से, उसके बाद इतना मैंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है कि मैं प्री डायबिटिक में फॉल करते करते पीछे आपके नॉर्मल पर्सन की तरह हो जाऊँ। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। कोशिश रिवर्सल की तो यही है कि 6.5 से जब कम कर लें, बल्कि 5.7 से कम कर ले तो वो नॉर्मल जो रेंज आ जाती है प्री डायबिटीज़ की भी नहीं, उसको हम रिवर्सल में शामिल कर लेते हैं। और ये मेडिसिन भी है, डाइट एक्सरसाइज भी है, हमारे पास शुगर की कुछ बहुत अच्छी नई दवाइयाँ आ गई हैं
जो वज़न कम करने में बहुत मदद देती हैं, और अब सिर्फ खाली वेट लॉस के लिए भी दुनिया में FDA से अप्रूव्ड हैं। और उसका फ़ायदा ये भी है कि वो इंजेक्शन फॉर्म में है मोस्टली, लेकिन इंजेक्शन जैसे इंसुलिन लगती है वैसे लगना होता है, लेकिन हफ्ते में एक बार लगना है। तो वो कन्वीनियंट भी है पेशेंट्स के लिए, हफ्ते में एक बार लगाना वेट में भी मदद देता है, वो हार्ट के लिए भी मुफीद है, किडनीज़ के लिए भी मुफीद है। पुराना आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि रोज़ कहते थे कि दवाइयाँ या इससे गुर्दे ख़राब हो अच्छा, जाते हैं। यही वाली है जिसका बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि इंसुलिन की हमने वैक्सीनेशन करवा ली, वो यही बेसिकली होता है आपका? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन तो बहुत सारी मुख्तलिफ मिसनॉमर्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल वन ऑफ दी मिसनॉमर ये भी यूज़ किया जाता है उसके लिए कि ये करा ली। बेसिकली तो ये इंजेक्शन है जो दवाई है शुगर की, और ये शुगर ही कंट्रोल करती है, लेकिन ये साथ में मुख्तलिफ और मैकेनिज्म के साथ आपके वज़न में भी अच्छी कमी ले आती है, लेकिन साथ में डाइट एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। सर, एक थिन लीन पर्सन है, उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो उसमें कितने चांसेस हैं कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो? इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। बेसिकली अगेन डिपेंड कर रहा है कि पेशेंट की एज क्या है, उसकी अलामतें क्या हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। मोस्ट ऑफ द केसेस जो थिन लीन होते हैं वो आइदर टाइप 1 होते हैं या एक और ख़ास टाइप की डायबिटीज़ होती है जो टाइप 2 है ना टाइप 1 है, वो बीच की एक डायबिटीज़ हम कहते हैं। और कई बार अगर ये मिडिल लाइक 20s या 30s है तो इसमें इनिशियली ये हम क्लियर नहीं कर सकते कि ये क्या है। कुछ टेस्ट मदद ज़रूर देते हैं, अगर तो उनसे क्लियर हो गया तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं होता तो सेफली हम फिर इंसुलिन पे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को रखते हैं और ओवर द टाइम ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह बिहेव कर रही होती है। लेकिन यूजुअली रूल ऑफ थंब यही है कि जो थिन लीन पेशेंट है उसमें अमूमन हम इंसुलिन आइदर इट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ या वो डायबिटीज़ ऐसी टाइप है जिसमें शायद सेफ यही है कि उसको इनिशियली इंसुलिन ही स्टार्ट कराई जाए। हाउ मच शुगर इज़ टू मच शुगर? वेल अगेन इट डिपेंड्स कि आपका जो है ना क्या लाइफस्टाइल कैसा है आपका, और आपको अच्छा वैसे शुगर जो है ना वो WHO के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आपको 45 टू 55% तक आप अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ग्लूकोज है, सिंपल कार्ब्स भी हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स भी। तो मतलब अल्टीमेटली जब आप देखते हो कि ये 45% अगर आपको अलाउड है तो वो जो उसका सबसे छोटा यूनिट है वो ग्लूकोज ही है, वो शुगर ही है। तो वो जिस तरह डॉक्टर काशिफ की बात थी कि चाय में चीनी नहीं डाल रहे लेकिन रोटियां खा रहे हैं, तो रोटी में भी शुगर ही है। तो आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवाना पड़ता है कि मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, मेरी मेडिकेशन के हिसाब से, मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से मुझे कितनी बॉडी शुगर जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, मेरा लास्ट HbA1c कितना था। तो आई गेस लाइक देर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर फॉर दिस कि कितनी शुगर टू मच शुगर है। एक पर्सन है जिसको डायबिटीज़ है लेकिन उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है, 7 पे उसका HbA1c है, वो हफ्ते में कितनी दफ़ा फास्ट फूड खा सकता है? अच्छा, अगेन प्रॉब्ली एक टाइम तो आप एज अ कह सकते हैं कि आप एक टाइम अपना कोई भी चीट मील कर सकते हैं, लेकिन अगर वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज भी कर लेता है और बहुत अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसकी, कोई एथलीट है तो वो तो इससे ज़्यादा भी खा सकता है। तो ये लेकिन यूजली अगर आप कहें तो हफ्ते में एक बार तो इट इज़ ईजिली पॉसिबल। गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है सबको। डायबिटिक पर्सन बहुत छुप छुप के फ्रिज में से ना खोल के खा रहे होते हैं। तो अगर उसका कंट्रोल अच्छा है तो उसके लिए भी हम यही बात की जा सकती है कि ठीक है वो थोड़ा बहुत गुलाब जामुन या थोड़ी सी बर्फ़ी इस तरह का खा सकता है। बिल्कुल खा सकते हैं। हाँ, देखिए एक सर्विंग ले सकते हैं। एक सर्विंग तो ले सकते हैं और हफ्ते में एक बार तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये पेशेंट को लॉक कर दें और वो अपने मज़े का एक खाना हफ्ते में एक बार अपनी पसंद का खा ले तो काफ़ी सारी क्रेविंग्स भी कम हो जाती हैं। एग्जैक्टली। मीट का क्या है, हम कितना लेना चाहिए? अच्छा, मीट जो है ना वो प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो प्रोटीन में आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फास्ट फूड भी खा रहे हैं, आप स्टेक खाएं, आप जो है वो बर्गर अगर आपने खाना है तो एक बन उसका हटा दें और एक बन के साथ आपने मीट लिया हुआ है तो अगर वो बहुत ज़्यादा फ्राइड नहीं है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। तो आप अपने फास्ट फूड को भी हेल्दी ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बकरा ईद पे लोग जो है वो समझते हैं कि हमने सिर्फ बकरे को खाना है और वो भी गाय के ऑप्शंस को ज़रा वो कर देते हैं बिकॉज उसमें चर्बी ज़्यादा होती है ना। तो बीफ को ज़्यादा इस वजह से इग्नोर किया जाता है कि इसमें चर्बी बहुत ज़्यादा है। तो जब तक आप चर्बी वाली चीज़ को हटा रहे हैं तो प्रोटीन इटसेल्फ बहुत अच्छा है डायबिटिक विटामिन B12 का भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादा मेटफॉर्मिन जो लोग ज़्यादातर ले रहे होते हैं उसमें कितने सालों के बाद हम कहते हैं कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी अब आना स्टार्ट हो जाती है? जी, जो रेगुलर मेटफॉर्मिन लेते हैं आम ज़बान में हम ग्लूकोफेज के नाम से जानी जाती है, तो ये दवाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी कर देती है लॉन्ग टर्म यूज़ के साथ। यूजली 2-3 साल अगर आप मुतवातर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपना विटामिन B12 लेवल्स करा लें। अगर वो कम है तो फिर ये ईजिली ली जा सकती है, टैबलेट फॉर्म में, इंजेक्टेबल फॉर्म में है, या डाइट में जैसे मीना ने बताया तो ये मीट में और इन चीज़ों में मौजूद है तो इससे उसकी कमी पूरी की जा सकती है। विटामिन B12 रिच फूड
मुझे एक लिस्ट चाहिए होगी। बिल्कुल ज़रूर, बल्कि हम ये वीडियो के एंड पे उसकी एक लिस्ट लगा देंगे। और एक और वीडियो है इसी चैनल पे, आप उसको ज़रूर देखिए, हिडन हंगर के नाम से। तो हिडन हंगर में ये सारे जो है ना वो डेयरी के ऑप्शंस हैं, जहाँ से आपको B12 मिल रहा है, आपको मीट के ऑप्शन से B12 मिल रहा है। तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि सेफ़ आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और आप B12 डेफिशिएंट हैं तो आपको ज़रूर जो है वो ये ऑप्शंस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। क्या शहद में, दूध में शहद डाल के हम पी सकते हैं डायबिटिक पर्सन? जी बिल्कुल पी सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी मैटर करती है। एक तो शहद आजकल अगेन 90% वो चीनी वाला मिल रहा है, लेकिन अगर आपको वाकई में कोई ओरिजिनल शहद मौजूद है तो 1 चम्मच आप बासानी रोज़ ले सकते हैं। कलवंजी का क्या रोल है डायबिटीज़ में? अच्छा, कलौंजी जो है वो इट्स अ न्यूट्रास्यूटिकल, ये जो जितनी भी हमारे पास हर्ब्स और ये चीज़ें आ जाती हैं, इन सब का कहीं ना कहीं पे रोल होता है। बट यू कैन टेक हाफ टी स्पून ऑफ कलौंजी इन योर मील्स, लाइक सालन में या अंडे पे या किसी चीज़ में आप, या ऐसे ही आप जो है वो फक्की जो आपने लेनी है वो कलौंजी की फक्की ले सकते हैं आप। बहुत सारे लोग ना सिनेमन स्टिक्स लेते हैं, इनका कितना क्या वो रोल है डायबिटीज़ की रिवर्सल में? क्या इसका पार्ट प्ले है? अगेन इस पे तहकीक मौजूद है, डाटा मौजूद है जो ये बताता है कि सिनेमन से शुगर कम होती है। एग्जैक्टली। तो और वैसे भी टेस्टी है, तो आई थिंक इसको तो इस्तेमाल किया जा सकता है, और डिटेल से मीना बता देंगी। इसी तरह करेले के मतलब भी बड़ा मशहूर है। अच्छा, अब करेले से भी वैसे डाटा बताता है कि शुगर बेहतर होती है, लेकिन मैं मरीज़ों को ये जब कहते हैं तो मैं उनसे मजाक में कहता हूँ कि इतना कड़वा करेला खाने से बेहतर है आप बगैर टेस्ट के गोली खा लें। तो ये चीज़ है, तो इसका रोल है। लेकिन खाली इसे ट्रीट करना, हाँ हल्की सी शुगर है तो फिर तो हो सकती है, लेकिन अगर शुगर ज़्यादा है तो एड ऑन बेनिफिट तो है, लेकिन आपको अपनी मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना होगा। अच्छा, सिनेमन स्टिक्स में भी मुझे 2 ऑप्शंस मिल रहे थे, एक रोल्ड स्टिक्स है, एक वो जो स्टिक सीधी सी स्टिक होती है। उनमें से हमने कौन सा एक ऐसा है जिसका बेसिकली डायबिटीज़ में रोल है? अच्छा, बेसिकली ऐसे है कि वो जो रोल वाली सिनेमन होती है, एक है सिनेमन साइलॉन और एक है सिनेमन कैसिया। तो जो साइलॉन है उसका इफ़ेक्ट है डायबिटीज़ में, इट हैज़ एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। तो ये जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं ना, इनका एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उनके अंदर, यानी पूरी बड़ी बार्क है ना, उसमें से एक छोटा सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि डायबिटीज़ के अगेंस्ट काम करेगा। जैसे दवाई में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है ना, तो वो HPLC के थ्रू जो लोग रिसर्च करते हैं उसको रिमूव करके और फिर उसको डिफरेंट मेडिसिन में और चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप, जो कि आपके पास घर पे इतना वो नहीं है, तो आप सिनेमन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में और आपके वज़न को कम करने में हेल्प करेगा। लेकिन अगेन, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप ये नहीं समझ सकते कि मैं दवाई को छोड़ के तो मैं सिनेमन खा लूँगा तो मुझे डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी सपोर्टिव एड प्रोवाइड करती हैं आपको। दवाएँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, ये सारी चीज़ें मिल के आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ही आपको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अब बस मैं ये चाहूँगी कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स में हमें बताएं कि नेक्स्ट टाइम डायबिटीज़ से रिलेटेड अगर हमारी पॉडकास्ट होती है तो हम डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अलमीना से ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो करें, ताकि आपको इस चीज़ से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब मैं अपनी पॉडकास्ट यहीं पे एंड करना चाहूँगी। आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद आप अपनी डाइट में चेंजेस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।